कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है। आज ये मोबाइल को वो बोल रहे हैं बच्चों को देने के लिए। आज पोर्नोग्राफी कितनी बढ़ चुकी है आपको और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो सीधे सीधे कुएं में धकेलने वाली बात हुई। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक साल नहीं पढ़ेगा तो हमारा बच्चा ऐसा तो है नहीं आइंस्टीन बनने से रुक जाए। तो सरकार को ये डर है कि इनके ऊपर नियामक बनाया तो कहीं हमारा वोट बैंक प्रभावित ना हो जाए, हमारी सुविधाएं कभी प्रभावित ना हो जाए। इसको देखते हुए सरकार दबी हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन से दिक्कत ये है सर कि KG1, KG2 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं और उस पढ़ाई से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता है? ये जो लोग, जो टीचर्स, जो एसोसिएशन, जो स्कूल, जब हम पहले PTM पे जाते थे तो वो मना करते थे कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है। आज ये मोबाइल को वो बोल रहे हैं बच्चों को देने के लिए। आज पोर्नोग्राफी कितनी बढ़ चुकी है आपको और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली अवेलेबल कंटेंट है ना। इतनी सारी हिंदुस्तान में वेब सीरीज आ रही हैं जिसको देखकर बच्चों के मन में दूषिकता अगर बचपन में चली गई तो हम उनको कैसे संभालेंगे? तो ये बड़े संकट है, ये बिल्कुल बड़े संकट हैं और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ। हमारे अमित जी भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, बोले अमित जी। आपने जो कहा कि मोबाइल से दिक्कत क्या है, एक 6x6 के बोर्ड और 6 इंच की स्क्रीन में काफ़ी फ़र्क होता है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और मोबाइल आजकल ये हो रहा है कि बच्चे को 1 या 1.5 घंटे की पढ़ाई की बात है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, छोड़कर हर वक्त बच्चे पे नज़र रखेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन पढ़ाने में ये आ रही है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में उसके माँ बाप भी पढ़ रहे हैं कि मैडम ने उसे जो समझाया है उसे समझाने के लिए उसकी माँ, पिताजी, दादा, दादी, किसी और के साथ में बैठना पड़ रहा है। और उसमें से उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या ये साइबर एक्ट की बात करें तो 14 वर्ष से छोटे बच्चों को इंटरनेट की पहुंच से दूर रखना चाहिए, जिसके बहुत से मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव हैं। उनको देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। लेकिन ऐसे संकट में, ऐसे पैंडेमिक में जब देश भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा तो आप लोगों को क्या रास्ता है कि आप इसको ऑनलाइन को छोड़ के इस रास्ते पे चलें? मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, सिंपल सी बात बोलता हूँ। आज कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे कम मार्क्स लाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। तब हम इसी पढ़ाई को दोष देते हैं कि इस पढ़ाई के चक्कर में, मार्क्स कमाने के चक्कर में हमारा बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कोरोना तो और अधिक खतरनाक है। मानसिक रूप से आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या गिनती की होती है, लेकिन ये तो सीधे सीधे कुएं में धकेलने वाली बात हुई। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक साल नहीं पढ़ेगा तो हमारा बच्चा ऐसा तो है नहीं आइंस्टीन बनने से रुक जाएगा या आर्यभट्ट बनने से बच जाएगा? हमें उसे इस 1 साल में घर में पढ़ाकर उसे सामाजिक शिक्षा दे सकते हैं। घर में जितना हो सकता है उतनी शिक्षा हम दे सकते हैं। लेकिन आप एक पढ़ाई का दबाव पालक के ऊपर क्यों बनाया जाता पड़ेगा ना? है? मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका रेट तय है। हिंदुस्तान की भारत सरकार ने इग्नू यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा आपने, भोज यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा आपने, जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आज ये ऑनलाइन लर्निंग क्या है? ये भी तो डिस्टेंस लर्निंग है ना, घर में बैठकर आप पढ़ रहे हैं। कैंपस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में डिफरेंस जो है वो 1/4 का है। हम भी चाहते हैं अभिभावक शिक्षकों का भी घर चलाएं, शिक्षकों को भी रोजगार मिले, वो भी बेरोजगार ना हो, लेकिन उसके लिए दर तय है, 1/4 फीस तय है। ट्यूशन फीस भी पूरी कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? आधे से ज्यादा स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भगा दिया गया, उनको नौकरी से छोड़ दिया गया। इसलिए भी हम लोग नियामक आयोग की मांग कर रहे हैं जहां पेरेंट्स के अलावा शिक्षक भी आकर अपनी समस्या रख सकता। शिक्षक ना ही रोजगार का मतलब ना ही वो लेबर कानून में आता है, ना ही वो ऑफिसर कानून में आता है, तो इन लोग भी अपनी बात कहाँ रखें? हाई कोर्ट इनकी बात है, माननीय कोर्ट भी इनके पास इतनी आजादी से पहुंच नहीं सकता है। जिस तरह से रेरा बना हुआ है बिल्डरों को नियंत्रित करने के लिए, जिस तरह से ट्राई दूरसंचार कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ट्राई बना हुआ है, जिस तरह इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDA बना हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था शिक्षा के लिए भी करना चाहिए। और इसलिए भी हमारी अभिभावक कल्याण संघ की मांग है कि भारत में शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक शिक्षा नियामक आयोग बनना चाहिए और ये पहली से लेकर PG तक जितनी भी शिक्षाएं संचालित होती हैं उसके ऊपर अपना शिकंजा कस सके। मैं एक उस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। प्राइवेट स्कूलों पे सरकार क्यों नहीं शिकंजा कसती? आखिर क्या वजह है? ये जो भी स्कूल होते हैं ये एक सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं और मैं आपको सबको बताना चाहूंगा इस मीडिया के माध्यम से, सोसाइटी के जो बायलॉज होते हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है, सोसाइटी जब अप्रूव्ड होती है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम करेंगे। ऐसा पता नहीं कौन सा इनके पास जादू होता है, ये टैक्स भी नहीं देते हैं और पूरी पैसे
ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा मैं, ये अपना जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। जो भी पैसे ये विड्रॉ करते हैं वो विड्रॉ करते हैं सैलरी के नाम पर। स्कूल के संचालक, मान लीजिए उस स्कूल की प्रिंसिपल की सैलरी अगर 50,000 है तो उस स्कूल के डायरेक्टर की सैलरी 3 लाख रुपए है। ये इस तरह से पैसे निकालते हैं और वो 3 लाख रुपए जो भी मिलते हैं ना, वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो गवर्नमेंट यहाँ पर डबल पॉलिसी होती है। धारा 27 और धारा 28 जो फॉर्मन सोसाइटी की होती है, उसके अंतर्गत मैंने जबलपुर, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, स्कूलों के लिए RTI लगाकर निकाली हुई है। मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल के 6 साल से उन्होंने ऑडिट अपना जमा नहीं किया है, जबकि मान्यता रिन्यूअल करने के लिए पर 2 साल में मान्यता रिन्यूअल करानी पड़ती है। तो ये इस तरह का गोलमाल है। सिर्फ 10,000 रुपए की पेनाल्टी है 1 साल के लिए। वो 60,000 रुपए पेनाल्टी दे देगा। जब मैंने RTI लगाई, मुझे नहीं मिला मौका, तो मुझे मौका मिल गया। आप जो कह रहे हैं कि सरकार स्कूलों के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसती, क्या आपने कभी सोचा है कि एक MLA MP का जब चुनाव होता है, उससे फंड, बसों की आवश्यकता, उसके उनके कार्यकर्ताओं के रखने की व्यवस्था, ये सब जहाँ तक मेरी जानकारी में है स्कूलों से ही होता है। आज किसी सांसद, प्रधानमंत्री या मंत्री की कोई सभा होती है तो उनके कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने के लिए स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्कूल की अपनी बसें होती है जो सरकार को दी जाती है। तो सरकार को ये डर है कि इनके ऊपर नियामक बनाया तो कहीं हमारा वोट बैंक प्रभावित ना हो जाए, हमारी सुविधाएं कभी प्रभावित ना हो जाए। इसको देखते हुए सरकार दबी हुई है। मैं मेरी बात बताता हूँ। मेरे बेटे की स्कूल फीस का मैंने विरोध किया, जिसकी वजह से मुझे मेरे बेटे को TC दे दी गई। साथ ही उस TC पर लिख दिया गया कि इसके फादर ने सोशल मीडिया पे हमारी स्कूल की छवि को बदनाम किया। आज 4 महीने से अधिक समय हो गया, मेरे बेटे को मध्य प्रदेश के किसी ये जो TC दी गई है, इनको पोस्ट के द्वारा भेजी गई है। पोस्ट से मतलब इतनी, आप स्कूलों की बर्राशाही देखिए कि एक अभिभावक को TC जो है वो पोस्ट के माध्यम से दे दी जाती है, जबकि स्कूल का ये नियम है किसी भी व्यक्ति को जब तक अगर वो निवेदन नहीं करता है TC नहीं दे सकते आप। किसी भी प्रवेशित व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार का 2009 का जो अधिनियम है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वेदांश इंटरनेशनल स्कूल जिसमें हमारे भाई की बेटी पढ़ती है, उस स्कूल की मान्यता निरस्त करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? सरकार बहुत ही नाजुक और ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ और ये सरकार की शय पर ही ये स्कूल दमनकारी चक्र चला रहे हैं। आज सरकार जो स्कूल खोलने की व्यवस्था कर रही है, सरकार सांसद क्यों नहीं खोलती है, सरकार विधानसभा क्यों नहीं खोलती है? सरकार ने लोकसभा संसद अभी खत्म हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के उस शहर से हूँ, उस प्रदेश से हूँ जहाँ पर पूरे 33 विधायक, 33 सांसदों को, 29 सांसद लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसदों को हमने ये मांग उठाने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने तो शून्यकाल ही नहीं दिया, प्रश्नकाल ही नहीं दिया। हमारी मांग रखने वाले नेता भी कहाँ आवाज उठा सकते हैं? तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सरकार भी दमनकारी नीति अपना रही है। बिल्कुल सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और अभिभावकों का शोषण हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना